दोस्तों, एक्सोडस की बुक के अनुसार आर्क की कहानी 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन मिस्र काल से चली आ रही है। एक्सोडस सबसे पॉपुलर कहानियों में से एक है जो कभी बताई गई थी। दरअसल इस कहानी में ऐसा है कि मूसा ने मिस्र से ऐसे लोगों को बाहर निकाला जो गुलामी में अपना जीवन गुजार रहे थे और जिन्हें इजराइलाइट्स कहा जाता है। खैर, मूसा इजराइलाइट्स का नेतृत्व करते हुए उन्हें मिस्र की धरती से बाहर ले जाते हैं और रेड सी को पार करते हैं, जहां पानी चमत्कारिक ढंग से अलग हो जाता है जब वे अपनी जादुई छड़ी उठाते हैं। आगे चलकर वे सब एक पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां भगवान उन्हें 10 कमांडमेंट्स यानी कि आज्ञाएं देते हैं। इजराइलाइट्स ने उन कमांडमेंट्स के टैबलेट्स को रखने के लिए बॉक्स के रूप में एक पवित्र पात्र यानी वेसल का निर्माण किया। उस बॉक्स को आर्क ऑफ द कॉवेनेंट यानी कि आज्ञाओं का संदूक कहा जाता है। बाइबल इसके बारे में साफ साफ बताता है कि आज्ञाओं का संदूक कैसा दिखता था। इनफैक्ट भगवान खुद इसके आर्किटेक्ट थे। इसका मेजरमेंट और इसे बनाने का तरीका बहुत सटीक था। इसे बबूल की लकड़ी से बनाया गया था जो 52 इंच लंबा, 31 इंच चौड़ा और 31 इंच ऊंचा था। ये अंदर और बाहर पूरी तरह सोने से ढका था। वहीं इसे कैरी करने के लिए इसमें 4 डंडे लगाए गए थे और उनमें सोने के 4 रिंग भी लगाए गए थे। फाइनली इसे एक सोने की लीड से ढक दिया गया था जिस पर 2 मूर्तियां बैठाई गई थीं। पुराने टेस्टामेंट के अनुसार इजराइलाइट्स उस आर्क को करीब 40 सालों तक रेगिस्तानों में लेकर ढोते रहे। आखिरकार इस आर्क को जेरूसलम लाया गया जहां राजा सोलोमन ने पहला यहूदी मंदिर बनाया था और उस जगह को टेम्पल माउंट कहा जाता है। उन्होंने इस आर्क को उस मंदिर के अंदर एक विशेष कक्ष में रखा जिसे होली ऑफ होलीज कहा जाता है। मंदिर करीब 950 ईस्वी सन में बनकर तैयार हुआ था और आर्क उसमें करीब 400 सालों तक इजराइल साम्राज्य का सबसे चर्चित सेंटर बना रहा। आज्ञाओं का संदूक उस धार्मिक जगह का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था जहां भगवान दुनिया से बात करते थे। फिर 587 ईसा पूर्व में युद्ध शुरू हो गया। बेबीलोनियन ने जेरूसलम पर हमला कर दिया और इस शहर को 30 महीनों की घेराबंदी के बाद तबाह कर दिया गया। वाकई में बेबीलोनियन काफी क्रूर थे। उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जेरूसलम को आग के हवाले कर दिया और आर्क के साथ सब कुछ जल गया। दोस्तों, ये सिर्फ बाइबल की कहानी नहीं है, इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं कि बेबीलोनियन ने जेरूसलम को तबाह कर दिया था। हालांकि शहर पूरी तरह से जलने से पहले बेबीलोनियन ने इसे लूट लिया था। कुछ जगहों पर इस बात को मेंशन किया गया है जबकि कुछ जगहों पर मेंशन नहीं किया गया है। बड़ी संख्या में इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि आर्क ऑफ द कॉवेनेंट यानी ये बॉक्स 587 ईसा पूर्व तक जेरूसलम के अंदर था। उसके बाद ये ऑलमोस्ट बिब्लिकल टेक्स्ट से एब्सेंट हो गया। सालों से थियरीज ने शक्तिशाली आर्क को इथियोपिया से लेकर आयरलैंड हर जगह पर रखा है, लेकिन इतिहासकार के बीच इसे लेकर डाउट बना हुआ है कि इसने जेरूसलम से इतनी दूर तक यात्रा किया। अगर ये अस्तित्व में था तो शायद मिडिल ईस्ट में कहीं होगा। जब बेबीलोनियन जेरूसलम में यहूदियों के मंदिरों को तोड़ रहे थे तब आर्क को छिपाने के लिए यहूदियों के पास समय नहीं था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि वे इसे बचाने की कोशिश नहीं किए। उन्होंने आर्क को पैदल ही ढोना शुरू कर दिया, लेकिन शायद वे इसे ज्यादा दूर तक नहीं लेकर जा पाए और कहीं आसपास ही रख दिए। हो सकता है कि वे आर्क को जेरूसलम के बाहर लेकर गए हों। कुछ थ्योरिस्ट का कहना है कि बेबीलोनियन द्वारा जेरूसलम पर हमला करने से पहले वास्तव में उसे घेरा गया
और कुछ सालों तक उसे घेर कर ही रखा गया, जिसके चलते अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कुछ भी लेकर आने जाने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन साल 2007 में एक नई खोज ने उस सोच को चुनौती देने का काम किया। आर्कियोलॉजिस्ट रोनी राइश और एलाई शक्रॉन की एक टीम ने खोज की जिसे वे एस्केप हैच कहते हैं, एक ऐसी सुरंग जो टेंपल माउंट से होते हुए शहर के बाहर जाती हैं। दोस्तों, सुरंग की दीवारें करीब 10 फीट ऊंची थी, जो पुजारियों के एक ग्रुप के लिए तस्करी करने के लिए काफी मात्रा में भरपूर जगह थी, जिसमें उन्होंने आर्क सहित कई चीजों की तस्करी की थी। ये सुरंग शहर की दीवारों के नीचे से किड्रोन घाटी तक जाती हैं। तो अब हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जहां से आर्क को लेकर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि ये सुरंग की खोज आर्क की कहानी के कई बिब्लिकल डॉट्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है। दोस्तों, सेकंड मैकबीज की किताब सजेस्ट करती हैं कि नबी जेरेमाया ने आर्क और मंदिर के खजानों को लेकर जेरूशलेम शहर से बाहर चले गए। वैसे यहां पर एक और प्रश्न उठता है कि अगर ये सुरंग आर्क के बाहर जाने का रास्ता है जो किड्रोन नदी तक जाता है, तो आर्क वहां से कहां गया? आर्क की खोज करने वाले जिम बारफील्ड के अनुसार इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल जवाब है, और वो है कि किड्रोन नदी ईस्ट की ओर जाती है और फिर इसकी ब्रांचेस कुमरान नदी में गिरती हैं। कुमरान इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पर डेड सी स्क्रॉल्स यानी कि एक सूची पत्र मिला था। कुमरान में स्टडी करने वाले जिम बारफील्ड का मानना है कि वो आर्क का रेस्टिंग प्लेस है। आर्कियोलॉजिकल फाइंड के रूप में डेड सी स्क्रॉल्स बहुत बड़े होते हैं, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्यादातर स्क्रॉल्स पैपिरस या पार्चमेंट होते हैं और उनमें ज्यादातर कहानियां और धर्म ग्रंथ कंटेन करते हैं। लेकिन उनमें से एक 1952 में डिस्कवर किया गया था, जो तांबे का बना था, जिसे कॉपर स्क्रोल भी कहा जाता है, और ये पहली शताब्दी का है। दोस्तों, कॉपर स्क्रोल कोई बाइबल की कहानी नहीं है। इस पर इस तरह हथौड़े से ठोका गया था जैसे कि वो राजा सोलोमन के मंदिर से खजाना खोजने के इंस्ट्रक्शन हो। कॉपर स्क्रोल में 64 जगहों की सूची है जहां सोने और चांदी सहित अलग अलग चीजें छिपाई गई हैं, लेकिन टेक्स्ट समझने में काफी कठिन है और ऐसा लगता है कि उन्हें बाहरी लोगों से बचाने के लिए कठिन बनाया गया था। टेक्स्ट में कई डायरेक्शन दिए गए हैं जिन्हें शायद सिर्फ लोकल लोग ही जानते होंगे। कॉपर स्क्रोल पर मौजूद पहला लोकेशन 17 चांदी के कीमती वेसल्स के बारे में डिस्क्राइब करता है कि जिनकी कीमत करीब $340,000 है। खैर, कुमरान में जिम बारफील्ड सिर्फ एक ही लोकेशन ढूंढने में कामयाब रहे जो ईस्ट की ओर जाता है। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान लोकेशन नंबर 2 पर लगाया। दिए गए इंस्ट्रक्शन से उन्हें लगा कि लोकेशन नंबर 2 पर 33 टन पॉलिश सोना है। ये सोचकर वे काफी एक्साइटेड हुए, लेकिन अधिक गड्ढा करने का परमिशन ना मिलने पर वे पूरी तरह से सोने को वेरीफाई नहीं कर पाए। हालांकि वह कई अन्य कीमती चीजों पर ध्यान देने लगे। पहला और दूसरा लोकेशन एक लाइन में ही था, लेकिन उनका लक्ष्य अब लोकेशन नंबर 3 को खोजना था, जहां राजा सोलोमन के मंदिर का खजाना और आर्क मौजूद हो सकता था। दोस्तों, कॉपर स्क्रोल ने इस लोकेशन को नॉर्थ की ओर द हिल ऑफ कॉलिट यानी कि कॉलिट की पहाड़ी के रूप में डिस्क्राइब किया था, जिसे प्राचीन यहूदी हिल ऑफ कॉलिट के रूप में इस्तेमाल करते थे, जो समय के साथ खो गया। बारफील्ड ने रियलाइज किया कि हिल यानी पहाड़ी कुमरान के भीतर नहीं हो सकती, क्योंकि कुमरान के खंडहरों के भीतर पहाड़ी नहीं थी, लेकिन उसके आसपास कुछ पहाड़ियां जरूर थीं। उन्होंने कॉलिट की पहाड़ी को आइडेंटिफाई करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी की स्टडी की। उन्होंने न सिर्फ उस पहाड़ी को खोजा, बल्कि वो पहाड़ी कॉलिट की पहाड़ी से मैच भी कर रही थी। जब वे वहां पर गए
तब उन्होंने देखा कि ये एक नेचुरल पहाड़ी की तरह नहीं दिख रहा है। उनका मानना था कि गुफा की लोकेशन भी एक क्लू हो सकता है। और जब उन्होंने तीनों लोकेशन को मैप पर देखा तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही लोकेशन एक लाइन में नजर आ रहे थे। बारफील्ड इस बात को साबित करने के लिए उतावले हो रहे थे कि ये गुफा कुछ छिपा रहा है। उन्होंने वहां से कुछ पत्थरों का सैंपल लिया और उसे लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया। जब पत्थरों की जांच की गई तब पता चला कि ये नेचुरल पत्थर नहीं बल्कि उस समय के इंसानों द्वारा किसी फार्मूले का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसमें कई तरह के मिक्सचर शामिल थे। इससे उनके मन में एक सवाल आया कि किसी भी रैंडम पहाड़ी को कोई क्यों कंक्रीट से बंद करेगा। सभी सबूतों को लेकर वे इजरायली अथॉरिटी के पास उस जगह को खोदने की परमिशन लेने के लिए गए। इजरायली अथॉरिटी ने उन्हें कुछ खास परमिशन तो नहीं दिया, लेकिन साल 2014 में मोशे फाइगलिन नाम के एक पार्लियामेंटरी प्रतिनिधि के साथ दोबारा से काम शुरू करने के लिए अलाउ जरूर किया। इस बार बारफील्ड और एडवांस इक्विपमेंट के साथ वहां आने में कामयाब हुए। उन्होंने अपने साथ एक मेटल डिटेक्टर लाया और सबसे पहले लोकेशन नंबर 1 को स्कैन किया। उसके बाद वे लोकेशन नंबर 3 पर गए और मेटल डिटेक्टर ने उनका डाउट को कंफर्म किया कि यहां कुछ है। बारफील्ड के अनुसार मेटल डिटेक्टर लोकेशन नंबर 2 में बताए गए 33 टन सोना की तुलना में लोकेशन नंबर 3 में 5 गुना मेटल खोजने में कामयाब रहा। उन्होंने पहले ही साबित कर दिया था कि नीचे कुछ है और अब उन्हें वहां खुदाई करके देखना था कि नीचे क्या है। दोस्तों, कॉपर स्क्रोल, बिब्लिकल टेक्स्ट, मैप और मेटल डिटेक्टर रेटिंग्स सभी उन्हें बिना किसी डाउट के वहां छोड़ देते हैं। खैर, आगे उन्होंने कहा कि इस बंद गुफा में इजराइल का खजाना है और जब सरकार हमें खुदाई करने की परमिशन देगी तब वाकई में हम आर्क का सामना करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, उस लोकेशन पर आर्क जैसी कीमती चीज होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।